ना थके हैं पैर कभी, ना हिम्मत हारे हैं, हम मेहनत करने वाले हैं, हम विद्या एजुकेशन वाले हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग लगातार देख रहे हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट के क्रम में आज अगले सेट लेकर हम आप लोग के लिए आए हैं। पूरा 100 प्रश्न का सेट होगा, शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक जरूर देखो। और आपके परीक्षा में संभावित प्रश्न जैसे है तो उसी प्रकार से प्रश्न यहाँ पर आपको मिलेगा। चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पहला क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या है प्रश्न? निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक इसको ऐसे अगर कहा जाए तो प्रश्नार्थक निपात कौन सा है? देखिए, प्रश्नार्थक निपात कहा जाता है, मतलब जिसको पढ़ने में आपको प्रश्न का फीलिंग आए, यानी प्रश्न का संज्ञा का बोध हो, तो समझिए वही होगा प्रश्नार्थक। जैसे जी नहीं, तो ये तो आंसर हो गया। आपको कोई कहा कि ऐसा क्या काम होगा, आप कहेंगे जी नहीं, ठीक है, ये तो आपका उत्तर हो गया। लेकिन प्रश्न का तो नहीं होगा। अगला क्या है? मत मतलब ऐसा काम मत करो, तो ये आपका आदेश या आज्ञा का पालन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है क्या, तो देखिए वह क्या है, तो ये आपका क्या होगा? प्रश्न का बात होगा, तो यही आपका क्या होगा? प्रश्नवाचक यानी प्रश्नार्थक निपात। क्या हो जाएगा? प्रश्नार्थक निपात। तो और देखिए केवल, तो इसका कोई मीनिंग नहीं यहाँ पर, तो बोलिए प्रश्नार्थक निपात कौन सा होगा? तो क्या, कौन होगा? क्या, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना? 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? आदि शब्द योग का सही अर्थ है। आप देख रहे होंगे एक साइड लिखा है क्या? आदि हर्षी का, एक साइड क्या लिखा है? दीर्घी का। तो ये दोनों का मीनिंग क्या होता है? अलग अलग होता है। और इसका सही अर्थ कर रहा था, आदि मतलब होता है आरंभ और आदि मतलब होता है अभ्यस्त। तो एक आदि का मतलब आरंभ और एक का क्या होता है? अभ्यस्त। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए ही सही हो जाएगा, ठीक है। अभ्यस्त आरंभ उल्टा हो गया, आरंभ अंत, अंत आरंभ नहीं, तो क्या होगा? आरंभ और अभ्यस्त। कौन हो जाएगा? आरंभ और अभ्यस्त हो जाएगा। इसको आप लोग को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर चलते हैं। क्या कहता है? किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन है ह की ध्वनि के लिए। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, नाक से उच्चारण के लिए। अगला नाक और मुंह से उच्चारण के लिए। और लास्ट है वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। तो याद रखिएगा, वर्ण को आप चाहते हैं कि बिना स्वर के ही प्रयोग करें, तो आप इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? हलंत का। किसका प्रयोग? हलंत का। तो हलंत का प्रयोग किया जाता है कब? जब वर्ण को बिना स्वर के ही क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे तब। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? स्वरनाम और सार्वनामिक विशेषण का वाक्य है। सर्वनाम जो संज्ञा के बदले आता है उसी को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और कहता है सार्वनामिक विशेषण यानी विशेषता या कुछ आपको वस्तु का इंगित करने के लिए होता है। यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। घर के पास रहने वाला लड़का मेरा दोस्त है। जो पहले आएगा वो पाएगा। आधा गिलास पानी जो रखा है वह तुम पी लो। अब देखिए यहाँ पर, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। तो वह क्या तुम्हारी है? तो पुस्तक तुम्हारी है। तो देखिए संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग हुआ है वही क्या होता है? सर्वनाम। तो पुस्तक के लिए प्रयोग किसका हुआ है? वह का। मतलब यह पुस्तक हमारी और वह, तो वह पुस्तकें होगा जो क्या होगा? तुम्हारी। और यही आपका सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण का क्या बन जाएगा? वाक्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए इसको, बहुत अच्छा से आप लोग सुनते रहिए। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। नीलकंठ शब्द है। देखिए नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, और इसका मीनिंग तो अलग हो गया और ये अलग सेंस में प्रयोग किया जाता है। ये अलग से सेंस में आपका प्रयोग किया जाता है। तो आप याद रखिएगा, जो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना हो और उसका अर्थ कोई और हो, मतलब किसी और की ओर इंगित करता हो, तो आप इसके लिए कहिएगा क्या होगा? योग रूढ़। क्या होगा? योग रूढ़। ना रूढ़ ना यौगिक ना, क्या हो जाएगा? योग रूढ़ हो जाएगा। योग रूढ़ क्या होगा? सेंस रहेगा आपका वही, मतलब नाम, लेकिन उसका अर्थ क्या हो? अलग रूप में प्रयोग किया गया हो।
तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, योग रूट कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 5 के बाद कितना, छठा। निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि है। तो भारत जोड़ इंदु क्या हो जाएगा, भारत जोड़ इंदु क्या हो जाएगा, भारतेंदु होगा। आप इसको याद रखिएगा, भारत जोड़ इंदु क्या हो जाएगा, भारतेंदु होगा। आप इसको क्या रखिएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी। भारत जोड़ इंदु क्या हो गया, भारतेंदु, क्योंकि यहाँ पे तो आ गया और यहाँ पे हर्षी, तो इससे क्या बनता इससे क्या बनता ए, मतलब एगो ऐसे लगता है ए, तो देखो तो यहाँ पे लगा ना ए, तो यहाँ पे ते पे लग गया, तो यही होगा क्या, भारतेंदु। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना, 7। क्या कहता है, सज्जन का विपरीतार्थक शब्द है। तो सज्जन का चापलूस, व्यभिचारी, सहयोगी। तो सज्जन का दुर्जन, सज्जन का आपको क्या हो जाएगा, दुर्जन होगा, याद रखिएगा। सज्जन क्या हो जाएगा, दुर्जन। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण कौन होगा। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण का सही उदाहरण कौन सा होगा। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। जातिवाचक क्या होता है कि आप किसी का नाम लीजिए और वो उसका संपूर्ण जाति का जब बोध करेगा तो उसको कहते हैं जातिवाचक। लड़का के नाम से क्या स्पष्ट होता है, जत्ते लड़का है सब आ गया, पक्षी जत्ते पक्षी है सब आ गया, जानवर जत्ते जानवर हो गया सब, नदी जत्ते नदी है सब, मतलब जिसका नाम लेते हैं और उस सब का बोध करता था उसको हम लोग क्या कहते हैं, जातिवाचक। और ये कह रहा जाति से किधर, भाववाचक संज्ञा का मतलब जिसको हम लोग ना छू सके ना देख सके, सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस करते, उसको क्या कहते हैं, भाववाचक। अब देखिए, गर्म और गर्मी, घबराना घबराहट, लड़का लड़कपन। अब बताइए, लड़का जो है का नाम लेने से पूरा लड़का की जाति का बोध हो गया, तो यहाँ पर कौन हो गया, लड़का क्या हो गया, जातिवाचक। और लड़कपन, तो कौन कितना लड़कपन है, क्या कोई नाप सकता है, कोई छू सकता है, कोई देख सकता है, सिर्फ महसूस कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन से होगा, सी। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला 9 नंबर प्रश्न पे देखते हैं। निम्नलिखित में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सा है। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सा है। पेड़ बढ़ता गया, यह काम करना पड़ता है, वह रोने लगा, वह बीच में ही बोल पड़ा। तो देखिए, आरंभ बोधक किस में लग रहा है कि वो आरंभ हुआ, वह रोने लगा। तो वह रोने लगा मतलब पहले नहीं रो रहा था, लेकिन अब क्या कर रहा है, रोने लगा। पेड़ बढ़ता गया मतलब पहले से बढ़ रहा और बढ़ते गया। आप इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है कि कौन आरंभ होगा। तो यहाँ पे वह रोने लगा, जस्ट रोने लगा, पहले नहीं रो रहा था, आरंभ कर दिया। अब पेड़ बढ़ता गया तो मतलब पहले से क्या हो रहा, बढ़ रहा था। तो 9 का क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना देखते हैं, 10। क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, 10। और 10 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, इसको थोड़ा देखिएगा। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या है। उपयुक्त वाक्यों में सर्वनाम पदों की संख्या है। तो किसी नाम के बदले तुम्हारा आया है। अगर तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा, ठीक है, तो कौन करेगा। तो कौन करेगा। तो कई सेंस में हुआ, 3 सेंस में। कितना सेंस में, 3 सेंस में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। तो सर्वनाम पद जो संज्ञा के बदले आता है, तो नाम के बदला में तुम्हारा, तो कोई आदमी का नाम होगा उसके बदले में आया तुम्हारा। मैं, उसका कोई नाम होगा तो नाम के बदले कौन, तो कोई न कोई होगा तो उसके बदले में आया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। 3 टर्म में। चलिए अगला 11 नंबर करा, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं, एक कर्मक, द्विकर्मक, अकर्मक, सकर्मक। आपको याद रखना पड़ेगा, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, जो काम करने वाला होता है, उसको हम लोग कहते हैं अकर्मक क्रिया। कौन क्रिया, अकर्मक क्रिया कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अगला कितना है, 12। कम टू माई पार्टी ... सैटरडे नाइट। तो क्या होगा, 8 ऑन इन 4। तो क्या हो जाएगा, ऑन। क्या हो जाएगा, ऑन। यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा, ऑन प्रीपोजिशन का, और ऑन सैटरडे नाइट। चलिए अगला 12 के बाद हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है, चूज द करेक्ट सेंटेंस।
कह रहा है द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर फ्रॉम 2005, द डॉक्टर इज लिविंग हेयर सिंस 2005, द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2005 और द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 2005। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर फ्रॉम 2005, लेकिन द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2005, तो हैज़ बीन हेयर लिविंग, यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला देखिए 14 नंबर कह रहा है पिक आउट द राइट वर्ड, मतलब कौन सा सही है। देखिए ओकेजनली, ओकेजनली और क्या है, फिर से ओकेजनली, मतलब कौन इसका क्या है, सही है। तो ओकेजन तो यहाँ पर सब देखिए OCCASSION, नहीं डबल एस में होगा, एगो एस होगा, एक एस किस में है, OCCAS, यहाँ तक ठीक है, और IONA यही होगा सही। कौन हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा सही। और ओकेजन और ली, ओकेजनली क्या है, ओकेजनली है, तो इसके लिए प्रयोग किया जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला कितना नंबर, 15 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहता है 15 नंबर, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ हॉनेस्ट, मतलब कि हॉनेस्ट का क्या करना है, चूज करना है। अनहॉनेस्ट, इनहॉनेस्ट, डिसहॉनेस्ट और डैश हॉनेस्ट। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो हॉनेस्ट का क्या होता है, डिसहॉनेस्ट, हॉनेस्ट का क्या हो जाएगा, डिसहॉनेस्ट हो जाएगा, याद रखना है। चलिए अगला कितना नंबर, 16 नंबर। देखिए आपका जीके का प्रश्न शुरुआत हो रहा है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। 1946 ईस्वी में उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने किया था, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उद्देश्य प्रस्ताव का रचना या प्रस्तुतकरण किसके द्वारा किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। आप याद रखिएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में कितने सदस्य था, 7, ये भी याद रखिएगा। प्रारूप समिति कितना सदस्यीय था, 7 सदस्यीय। प्रारूप समिति कितना सदस्यीय, 7 सदस्यीय है। प्रारूप समिति कितना सदस्यीय है, 7 सदस्यीय है। और इसका अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। आप देखिए अंतरिम सरकार में, इससे क्वेश्चन कभी कभार आता है कि अंतरिम सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, कौन मंत्री, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंतरिम सरकार में खाद्य और आपूर्ति मंत्री कौन था, अंतरिम सरकार है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंतरिम सरकार कब बना था, 1946 में। आप बताइए सरदार पटेल उसमें कौन मंत्री था, तो गृह मंत्री। अंतरिम सरकार में कौन मंत्री, गृह मंत्री कौन था, सरदार पटेल। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन प्रस्ताव लेकर आया था, उद्देश्य प्रस्ताव लेकर। यही देश के क्या है, प्रथम प्रधानमंत्री, देश के प्रथम प्रधानमंत्री। और आपसे कहा जाए कि विदेश मंत्रालय देखता था। अंतरिम सरकार में कौन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। अंतिम सरकार में कौन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। कौन देखता था, जवाहरलाल नेहरू। तो ठीक है, आपका होगा उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव का रचना कौन किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस सभी बात को आपको क्या रखना है, याद रखना है। चलिए अगला 17 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहता है, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा किया गया। भारतीय संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट 1918 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, मार्ले मिंटो सुधार 1909 और 1935 का भारतीय शासन अधिनियम। देखिए पृथक निर्वाचन, बहुत विविध प्रश्न। पृथक निर्वाचन की शुरुआत जो किया गया था 1909 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में। उस समय आपका जो वायसराय था, वायसराय कौन था, मिंटो। वायसराय कौन था, मिंटो। और भारत सचिव कौन था, मार्ले। और इन दोनों के संयुक्त प्रयास से और सबसे पहले मुस्लिम के लिए, किसके लिए, मुस्लिम के लिए कौन निर्वाचन आया था, पृथक निर्वाचन। मुस्लिम के लिए कौन निर्वाचन, पृथक निर्वाचन। और कितना ईस्वी में, तो 1909 ईस्वी में। उसको कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में किसके लिए लाया था पृथक निर्वाचन, मुस्लिमों के लिए। और कितना ईस्वी में, 1909। तो शुरुआत जो हुआ था 1909 में। बोलिए आपसे कहेगा सिख के लिए, किसके लिए, सिख और ईसाई के लिए। सिख और ईसाई के लिए पृथक निर्वाचन कब लाया गया था, 1919 में। सिख और ईसाई के लिए कब लाया गया था, 1919 में। और याद रखना भारत में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार, भारत में
महिलाओं को वोट डालने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार कते ईस्वी मिला? 1919 में वोट डालने का अधिकार। कभी एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, आपका सेट बनते रहता है तो ये सब क्वेश्चन बनते रहता है। 1919 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कते ईस्वी? 1919 ईस्वी में। ये भी बात आपका रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना आप चलते हैं? 18। क्या कहता है? स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ए नंबर में है फ्रांसीसी सेना, 2 नंबर में है अमेरिकी सेना, 3 नंबर में है ब्रिटिश सेना, 4 नंबर में है जर्मन सेना। देखिए स्वतंत्रता या मृत्यु, या तो स्वतंत्र या तो क्या हो गया मृत्यु। इसका नारा किसके द्वारा दिया गया? बोले फ्रांसीसी क्रांति 1700 कब हुआ? 89, 1789। और ये दिया गया था अमेरिकी सेना के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिकी सेना। आपको बताना है अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ, अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ या अमेरिकी क्रांति। आप बताइए अमेरिकी क्रांति कब हुआ। आप कमेंट करिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 18 लिखकर कि अमेरिकी क्रांति कब हुआ, अमेरिकी क्रांति कब हुआ, कमेंट करिए सभी लोग। चलिए अगला 18 के बाद कितना? 19 नंबर। क्या कहता है? बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताइए कि जब 340 चाय के बक्सा को समुद्र में फेंक दिया जाएगा तो पूरा समुद्र का पानी क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और यहाँ पर कप में उठाया गया और कप उठा के कहा गया बोस्टन टी पार्टी। क्या कहा गया? बोस्टन टी पार्टी। ऑप्शन नंबर क्या है? सी। ऑप्शन नंबर क्या है? सी। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो बोस्टन टी पार्टी। क्या जाता है? बोस्टन टी पार्टी। और यह अमेरिका का था। कहाँ का था? अमेरिका का था। इसको भी याद रखना है। चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन। अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि किया जिसे क्या कहा जाता है? यानी कि अमेरिका, यानी ये आपका कुछ इसमें देश जो है वह देश उत्तरी अमेरिका का है और कुछ देश आपका कहाँ का है? तो यूरोप का है। ये दोनों मिलकर एक सैनिक संधि किया और उस सैनिक संधि का हमसे पूछा जा रहा है कि क्या कहा जाता है? तो सीटो कहा जाता है कि नाटो कहा जाता है कि बगदाद पैक्ट कहा जाता है कि वर्साई पैक्ट कहा जाता है? तो इसको क्या कहता है? नाटो। क्या कहता है? नाटो। यह अटलांटिक महासागर का है। कौन महासागर? अटलांटिक महासागर का। वो भी कैसा? नॉर्थ अटलांटिक। कैसा है? नॉर्थ अटलांटिक का है। और इस संगठन का नाम क्या है? नाटो। और इसका भूमिका में कौन है? अमेरिका। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21 से राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कौन है जो हमेशा क्या रहता है? अस्थायी। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 गो देश क्या है? अस्थायी है। कै गो देश? 5 गो देश कैसा है? अस्थायी है। संयुक्त राष्ट्र में 5 देश कैसा देश है? अस्थायी देश है। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। बोलो संयुक्त राष्ट्र में कितने देश अस्थायी है? 5 देश क्या है? अस्थायी देश है। और वो 5 देश का नाम आपको ब्रिटेन, भारत नहीं, भारत आपका अस्थायी नहीं है। अब देखिए फ्रांस, एक मिनट, चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और क्या लिखा है? जापान। इटली और क्या लिखा है? जापान। रहने दीजिए। इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका। अमेरिका नहीं है, अमेरिका कट जाएगा। चीन, जापान, ये सब तो है। ब्रिटेन और रूस, रूस भी नहीं है। तो कौन सब है? तो यहाँ पर अभी 4 गो देश का नाम इसमें आया है ना। तो आप याद रखिएगा कौन कौन? फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान। फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान। एक और देश है कौन? चीन। कौन सा देश है? चीन है। कौन देश है? चीन। अगर पुस्तक अस्थायी सदस्य इसमें एक और देश कौन आ जाएगा? चीन आ जाएगा। याद रखना फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान और कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा। चलिए 21 के बाद कितना नंबर? 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्या है? प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था जिससे प्रथम विश्व युद्ध क्या हुआ था? शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था जिससे प्रथम विश्व शुरू हुआ? हंगरी को ऑस्ट्रिया का अलग कर देना। हंगरी को ऑस्ट्रिया से क्या कर देना? अलग करना। त्रिपक्षीय संधि, जर्मनी की इच्छा, इटली का दावा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका होगा त्रिपक्षीय संधि। कौन संधि हो जाएगा? त्रिपक्षीय संधि प्रथम विश्व युद्ध का क्या हो जाएगा? मुख्य कारण हो जाएगा। चलिए अगला, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को
क्या कहा जाता था, यानी पाषाण यानी पत्थर के युग में, पत्थर के युग में जो काटने वाला होता था उसका नाम क्या कहा जाता है, तो एक है कुल्हाड़ी, एक है गंडासा, एक है चाकू, एक है कैंची। तो कुल्हाड़ी, चाकू, कैंची तो लोहा के काल में आया ना, ये पाषाण युग में कह रहा है, तो यह कुल्हाड़ी तो हो नहीं सकता, चाकू हो नहीं सकता, कैंची हो नहीं सकता, कौन होगा, गंडासा, कौन होगा, गर्रासा। चलिए अगला देखते हैं, गर्रासा के बाद अगला, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे, मतलब कौन ऐसा व्यक्ति है जो गुप्त काल में गणित में बहुत फेमस थे, कालिदास, आर्यभट्ट, ब्राह्मीर, विशाखदत्त। तो आप सभी को मालूम है कौन होगा, आर्यभट्ट, कौन होगा, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट गुप्त काल में गणित के लिए क्या थे, बहुत फेमस थे। अगला, अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था, फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी। तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसके शासनकाल में, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किया गया था, याद रखना है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, आर्य समाज, ब्रह्म समाज। सभी को याद रहता है कौन समाज, ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय के द्वारा जो चलाया गया था वो कौन समाज था, ब्रह्म समाज था। और आर्य समाज का था तो दयानंद सरस्वती। आर्य समाज कौन होगा, दयानंद सरस्वती। आर्य समाज में कौन हो जाता, दयानंद सरस्वती। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने किया था, मैडम ब्लाटीवस्की, एनी बेसेंट, महादेव गोविंद अनाडे और रामकृष्ण भंडारन। तो मैडम ब्लाटीवस्की, मैडम ब्लाटीवस्की, इसने थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या किया था, स्थापना। एनी बेसेंट का दो गो पत्रिका याद रखिएगा, यंग इंडिया और कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया और कॉमनवेल्थ। यंग इंडिया और कॉमनवेल्थ के संपादक कौन थे, यंग इंडिया और कॉमनवेल्थ के संस्थापक कौन थे, एनी बेसेंट। कौन थे, एनी बेसेंट थे, याद रखिएगा। अगला अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था, जर्मनी में, जापान में, कनाडा और यूएसए में, पंजाब में। तो कनाडा और यूएसए में 1913 ईस्वी में, 1913। जगह पूछेगा तो सैन फ्रांसिस्को, जगह पूछेगा तो सैन फ्रांसिस्को। और आप लोग हम इसमें हमको बताइए, एक व्यक्ति का नाम है लाला हरदयाल, एक व्यक्ति का नाम है लाला हरदयाल, और एक व्यक्ति का और क्या नाम है जो इसका गदर पार्टी का स्थापना किया था, उस व्यक्ति का आप कमेंट करिए 28 नंबर प्रश्न, और उसका नाम आप कमेंट कर दीजिए। लाला हरदयाल के साथ वो व्यक्ति कौन थे जो गदर पार्टी का क्या किए थे, स्थापना किए थे। लाला हरदयाल के साथ वो कौन से व्यक्ति थे जो गदर पार्टी का क्या किए थे, स्थापना किए थे 1913 में, सैन फ्रांसिस्को। हम बता चुके हैं पहले, इसलिए आपसे पूछती हैं। चलिए अगला 29 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया, खेरा, बारदोली, अहमदाबाद, चंपारण। तो कौन हो जाएगा, चंपारण 1917, चंपारण 1917। और यहीं पर महात्मा कहा गया था, महात्मा गांधी को किसके द्वारा कहा गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, याद रखिएगा। बोलो किसके द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अगला चलिए याद रखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया, 1918, 1919, 1920, 1921। तो 1920 में असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया, 1920 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया, 1920 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया, तो 1920 में किया गया, याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट कब आया था, 1919 में। रॉलेट एक्ट कब आया था, 1919 में आया था, ये भी याद रखिएगा। और असहयोग आंदोलन, बोलो इस असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरा चौरी नामक घटना, चौरा चौरी घटना कब घटा था, तो 5 फरवरी 1922 को। और असहयोग आंदोलन स्थगित, असहयोग आंदोलन स्थगित कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1 सप्ताह बाद, 12/7/5 12 होता है ना, 12
फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1922 को हुआ था, 12 फरवरी 1922 को हुआ था असहयोग आंदोलन स्थगित। इस बात को भी क्या रखिएगा आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए इक्वाडोर का चिम्बोराजो ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? आप सभी जानते हैं, एक होता है शांत, एक होता है सक्रिय, एक होता है प्रसुप्त। तो आपका कह रहा है इसमें किस में आता है? तो इसका नाम है शांत। कौन है? शांत। इक्वाडोर का जो चिम्बोराजो ज्वालामुखी है वह कौन श्रेणी में आ जाएगा? तो शांत की श्रेणी में। कौन श्रेणी में आ जाएगा? शांत की श्रेणी में। अगला, विषुवतीय रेखा क्षेत्र में के सघन वन लाभदायक किसके लिए है? कृषि के लिए, जड़ी बूटी के लिए, खनिज पदार्थ के लिए, इमारती लकड़ी के लिए। आप सभी लोग जानते हैं कि विषुवत रेखा के क्षेत्र में डेली वर्षा होता है, डेली धूप पड़ता है, जिस कारण वहाँ पे सघन वन पाया जाता है और वो वन जो होता है उसका लकड़ी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं इमारत बनाने में, याद रखिएगा। इमारती लकड़ी के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। अगला 33 नंबर प्रश्न, आप ग्लास हाउस में सब्जियाँ कहाँ उगाएंगे? आप ग्लास हाउस में सब्जियाँ कहाँ उगाएंगे? मरुस्थल में, टैगा में, विषुवत क्षेत्र में, टुंड्रा में। मरुस्थल में, टैगा में, विषुवतीय क्षेत्र में, टुंड्रा में। अब देखिए करा ग्लास हाउस में, मतलब ग्लास का घर है, उसके अंदर में सब्जी आप कौन क्षेत्र में उगाएंगे? तो टुंड्रा। कौन हो जाएगा? टुंड्रा हो जाएगा, याद रखिएगा। ये आपका पूरा पैक रहता है, उसी क्षेत्र में आपका ठंडी बाहर में कुछ ज़्यादा रहता है, बर्फ़ जमता है, इसलिए अंदर में क्या आता है? विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, क्योंकि ताप छोटे से क्षेत्र में केंद्रित होता है, ताप बड़े क्षेत्र में केंद्रित होता है। विषुवत रेखा सूर्य के समीप होता है, विषुवत रेखा सूर्य की तरफ क्या रहता है? झुका रहता है। ताप जो है वो छोटे केंद्र में क्या रहता है? केंद्रित रहता है। और कहा जाता है कि साल में 2 बार विषुवत रेखा पर सूर्य क्या होता है? चमकता है। वह डेट कौन कौन सा है? तो आप याद रखिएगा, 23 सितंबर, 21 मार्च। 23 सितंबर और 21 मार्च, ये दोनों तारीख को क्या करता है? चमकता है। चलो अगला 35 नंबर, आग्नेय चट्टान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन क्या है? गलत है, यानी असत्य है। कौन चट्टान के संदर्भ में? तो आग्नेय चट्टान। ये क्या कहता है? मैग्मा के ठंडे होने कारण बना है। इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। सील और डाइक पाए जाते हैं। ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो ये तो सत्य है ना कि मैग्मा जब ठंडा होता है ज्वालामुखी का तो कौन चट्टान बनता है? आग्नेय चट्टान। सील और डाइक इसी में पाया जाता है। और ये तो याद ही रखना, ये ग्रेनाइट और बेसाल्ट किसका उदाहरण है? अग्नेय चट्टान की अलग से भी पूछता है, लेकिन इसको परतदार कहते, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। परतदार चट्टान इसको हम लोग नहीं कहते हैं, ये बात आपका क्या हो? गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है? खाद्य फसल नहीं है तो चावल, गेहूँ, चाय और मकई। तो चाय आपका खाद्यान्न फसल नहीं होगा, खाद्य फसल नहीं होगा, याद रखना। चावल, गेहूं और मकई होगा, लेकिन चाय आपका खाद्य फसल नहीं होगा, ये याद रखिएगा। चलिए अगला 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होता है? विषम जलवायु प्रकार के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। धरातल से ऊंचाई, महासागरीय धाराएं, सागर से दूरी और क्या है? अक्षांश। विषम जलवायु के लिए कह रहा है मुख्यतः कौन उत्तरदायी होगा? किसका? विषम जलवायु के प्रकार के लिए तो धरातल से ऊंचाई, महासागरीय धाराएं और सागर से दूरी और क्या? अक्षांश। तो जलवायु को सबसे मेन यहाँ पे क्या हो जाएगा? मुख्यतः उत्तर सागर से क्या होगा? दूरी। सागर से क्या हो जाएगा? दूरी, क्योंकि नदी किनारे रहता है तो उसका अलग बात होता है और दूर होता है तो उसका अलग बात होता है। जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत क्या है? सर्वाधिक है? महाराष्ट्र होगा कि पश्चिम बंगाल होगा, तमिलनाडु होगा कि केरल? यहाँ पर 11 भी होगा तो इसका क्या हो जाएगा? केरल। क्या हो जाएगा? केरल। यही से पूछा जाएगा। तो 11 के अनुसार महिला साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक किसका होगा? तो केरल का होगा। ऐसे साक्षरता में सबसे अधिक कौन है? केरल है, ये भी याद रखिएगा। चलो 39 नंबर का, लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? आपको याद रखना है, उत्तम कोटि, सामान्य प्रकार, मध्यम प्रकार, निम्न प्रकार। तो ये क्या हो जाएगा? निम्न प्रकार का। एंथ्रासाइट और बिटुमिनस आपका कौन होता है? उत्तम कोटि का, ठीक है। और पीट लिग्नाइट क्या होता है? निम्न स्तर का। पीट और लिग्नाइट क्या होता है? निम्न स्तर का होता है। गेहूँ किस जलवायु की क्या है? फसल है। गेहूँ किस जलवायु का फसल है? तो शीत जलवायु, शुष्क जलवायु, आर्द्र जलवायु, शीतोष्ण जलवायु, यानी ठंडा गर्मी दोनों रहना चाहिए। ठंडा भी और
गर्मी, दोनों मिल के क्या बनता है शीतोष्ण। और इसके लिए क्या जरूरी है तो गेहूँ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है 40 का कौन हो जाएगा डी। चलिए 41 नंबर इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स। इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? माटीगारा में कि राजदोह में कि घाटशिला में कि महिसागोरा में? तो आपको याद रखना है इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है तो घाटशिला। कौन हो जाएगा घाटशिला हो जाएगा। और यही घाटशिला में क्या है स्थित है, याद रखना है। 42 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? यानी गेहूं में प्रथम स्थान पर कौन होगा आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यूपी आपका गेहूं में क्या नंबर पे है 1 नंबर पे है, आपको याद रखना चाहिए। यूपी गेहूं में क्या नंबर पे है 1 नंबर पे है। वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी होता है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटना, ओजोन मंडल में समताप मंडल, आयन मंडल से ही होता है। और उल्का पिंड क्या हो जाएगा मध्यमंडल। उल्का पिंड आपका होगा तो कौन मंडल मध्यमंडल। और यहाँ पर करा रेडियो प्रसारण के लिए कौन मंडल होगा आयन मंडल। रेडियो प्रसारण के लिए कौन मंडल आयन मंडल। चलिए अगला 44 नंबर स्टाइलेक्वाइट। स्टाइलेक्वाइट स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है तो नदी द्वारा कि नदी के अंदर जो भूमि के अंदर पानी जाकर कि बर्फ में कि सागरी लहर द्वारा। तो स्टाइलेक्वाइट का जो निर्माण होता है जब कहाँ चल जाता है जब भूमि के अंदर में पानी चल जाएगा तो यहाँ पर एक जो खंभा बनता है उस खंभा को क्या कहते हैं स्टाइलेक्वाइट। क्या कहते हैं स्टाइलेक्वाइट क्वाटाइट। ठीक है अगला देखिए अब दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है वह कहाँ है? बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय। ये फेमस जगह कहाँ है घूमने के लिए बहुत फेमस है कौन दार्जिलिंग कहाँ है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे होगा पश्चिम बंगाल में। विधान परिषद के सदस्य का देखिए विधान परिषद किसका पूछा सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष 6 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष। तो क्या हो जाएगा 6 वर्ष। लेकिन विधानसभा रहता विधानसभा तो विधानसभा वाला का कितना होता है 5 वर्ष। विधानसभा वाला का 5 वर्ष। विधानसभा के सदस्य को क्या कहते हैं विधायक। विधानसभा के सदस्य को क्या कहते हैं विधायक कहते हैं। और विधान परिषद के सदस्य को विधान पार्षद कहते हैं। क्या कहते हैं विधान पार्षद कहते हैं। बोलो विधान परिषद सदस्य को क्या कहते हैं विधान पार्षद। और विधानसभा वाला क्या कहते हैं विधायक। और इसका तो 5 वर्ष होता है विधानसभा वाला, लेकिन विधान परिषद वाला कहते होता है 6 वर्ष होता है। यह अस्थाई सदन भी है विधान परिषद और विधानसभा क्या अस्थाई। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा किए गए हैं? लोकसभा के द्वारा, संविधान के द्वारा, 42वां संशोधन, उच्चतम न्यायालय। देखिए यह लोकसभा 42वां या उच्चतम न्यायालय नहीं किसके द्वारा है संविधान के द्वारा। और नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग कितना है 4 भाग कितना है 4। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ है 36 से लेकर 51 तक। 36 से लेकर कहाँ तक है 51 तक है। इसको क्या रखना है याद रखना है। चलिए 48 नंबर प्रश्न क्या कहता है पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है? ग्राम सभा, जिला परिषद, नगर पालिका, न्याय पंचायत। तो जिला स्तर पर कौन होता है जिला परिषद। अगर कहता प्रखंड स्तर कौन स्तर प्रखंड स्तर तो आप कहिएगा पंचायत समिति। कौन हो जाएगा पंचायत समिति। प्रखंड स्तर पर कौन हो जाएगा पंचायत समिति। और सबसे निम्न कुल जब आप कहिएगा इसमें कि ग्राम स्तर पर कौन होता है ग्राम पंचायत। ग्राम स्तर पर कौन होता है ग्राम पंचायत होता है। इसी का सदस्य हेड होता है मुखिया। ठीक है तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 49 नंबर कह रहा है निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? आप सुनिए भारत के 6 गो राज्य है। भारत एक राज्य 6 गो राज्य जहाँ पे क्या है विधानमंडल है। 6 गो राज्य में क्या है विधानमंडल है। 6 गो राज्य में विधानमंडल है। अब देखिए इसमें बिहार तो हम लोग बिहार के तो है। उत्तर प्रदेश में भी है। महाराष्ट्र वहाँ भी है। लेकिन केरल में आपका नहीं है। केरल में आपका नहीं होगा। तो 3 गो यहीं पर हो गया। एक हो गया आपका कर्नाटक। कौन हो गया कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो 3 गो ये हुआ और 3 गो ये हुआ। 6 गो राज्य में क्या है विधानमंडल द्विसदनीय है। कैसे सदनीय द्विसदनीय।
यानी विधानसभा और विधान परिषद होगा, और बाकी बाद में केवल क्या है, विधानसभा है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी। चलिए अगला 50 नंबर क्वेश्चन, पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता। यह क्वेश्चन बहुत भिविया है। पंचशील समझौता, पंचशील समझौता भारत और नेपाल के बीच, कि भारत और पाकिस्तान के बीच, कि भारत और चीन के बीच, और भारत और श्रीलंका के बीच। तो पंचशील भारत और किसके बीच है, चीन के बीच। पंचशील समझौता भारत और किसके बीच है, चीन के बीच है। भारत और किसके बीच है, चीन के बीच है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज इतना ही रहेगा क्वेश्चन, और अगला सेट का आप इंतजार करें, उसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा। तो नहीं तो बड़ा लंबा क्वेश्चन होगा, रात भी बहुत हो गया। तो मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो में प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।